दोस्तों नमस्कार। चाहे 2013 के चुनावी भाषणों को याद कर लीजिए या फिर अभी 2023 के भाषणों को, मोदी शाह एक ही बात बार बार दोहराते हुए नजर आएंगे, हर भाषण में दोहराते हुए नजर आएंगे कि विपक्ष के परिवारवाद ने इस देश को खोखला बना दिया है। विपक्ष देशद्रोही काम करता है, विपक्ष सेना के शौर्य का अपमान करता है। विपक्ष के भ्रष्टाचार के कारण ये देश मिट्टी में मिल गया है। आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि इन्हीं मुद्दों पर खुद बीजेपी विपक्ष से भी ज़्यादा बैकफुट पर है। सबसे पहले परिवारवाद को ही देख लीजिए। भाजपा जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाती है, उसने इस बार 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए 7 नए चेहरों सहित 25 ऐसे दावेदारों को मैदान में उतारा है, जिनमें पिता पुत्र, भाई, पारिवारिक रिश्तेदार शामिल है। भाजपा द्वारा घोषित 212 में से कम 2 दर्जन उम्मीदवार भाई भतीजावाद के कारण सूची में है। 24 घंटे पहले बंगाल में दिया गया गृह मंत्री अमित शाह जी का ये भाषण सुनिए। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। रोजगारी 3 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। ममता दीदी हिसाब लाइए, क्या हुआ? आपने युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था। ममता दीदी, बंगाल का युवा हिसाब मांग रहा है, क्या हुआ? मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर दिया। यही सुना ना आपने। कर्नाटक में अपनी खोई हुई जमीन को बचाने के लिए 2 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार भाई भतीजावाद के हों तो क्या इसे परिवारवाद नहीं कहेंगे? अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? देश की यूनिवर्सिटीज़ में प्रिंसिपल तक बनने लायक लोग नहीं हैं, जो उनको आप वाइस चांसलर बना रहे हैं क्योंकि वो संघ से जुड़े हुए हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? सारे मंदिरों के कोषाध्यक्ष का पद आपने संघ के लोगों को थमा दिया, क्या ये परिवारवाद से कम है? मध्य प्रदेश में 89 कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं था, उनको आपने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बना दिया क्योंकि वो संघ से जुड़े हुए थे। इसके क्या मायने हैं? क्या ये परिवारवाद नहीं है? खुद बीजेपी के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को सुनिए आप। मैं आपको बताऊं कितना डिटेरियोरेशन तो हमारे सिस्टम्स में हो रहा है। पिछले 2 साल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर चुने गए हैं, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो बिना संघ के कनेक्शन के चुना गया हो, और उसमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो एक कॉलेज का प्रिंसिपल होने के लायक नहीं है। आप लिस्ट मंगा के सबका देख लीजिए। और बन गए वाइस चांसलर। बीजेपी के लिए परिवारवाद की डेफिनेशन मुझे लगता है अलग है और कांग्रेस के लिए अलग है। आज के सिचुएशन में तो यही लग रहा है। आज देश के किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, वह मुद्दे जिस तरीके से विपक्ष पर लागू होता है उसी नज़रिए से बीजेपी पर लागू नहीं होता। अमित शाह जी 24 घंटे पहले ही कह रहे थे कि मोदी साहब ने जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर दिया। परिवारवाद कहाँ कहाँ तक घुसा है वो हमने आपको दिखाया। अब जातिवाद की बात कर लीजिए। हर हिंदी अखबार में ये खबर छपी है कि मथुरा के भरतिया गांव में अंबेडकर जयंती पर ग्राम प्रधान महेंद्र की अगुवाई में शोभा यात्रा निकालने की सुबह तैयारी की जा रही थी। गांव के कुछ लोग महेंद्र के पास पहुंचे और शोभा यात्रा निकालने से मना किया। कहा कि यात्रा निकाली तो विवाद कर देंगे, लेकिन दोपहर में यात्रा निकाली गई। जब गांव में शोभा यात्रा को घुमाया जा रहा था, तभी एक पक्ष ने पथराव कर दिया। दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ। करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। मथुरा शहर साउथ अफ्रीका के युगांडा में है। गलती से मत मान लेना कि मथुरा यूपी में और यूपी में बीजेपी की सरकार में ये जातिवाद टाइप काम हो रहा है। कल अम्बेडकर जयंती थी। अम्बेडकर जयंती पर ही अगर एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि आज के समय में भी जातिवाद कितनी अंदर तक लोगों के मन में घुसा हुआ है। ये तो बात हुई परिवारवाद और जातिवाद की। भ्रष्टाचार और सेना के शौर्य की बात भी हम विस्तार से करेंगे और यही हमारा मुख्य मुद्दा है। इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए हम ना ही विपक्ष के नेताओं के बयान कोट करेंगे और ना ही समाचार पत्रों में छपी खबरों को। ऐसा इसलिए क्योंकि वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने द वायर को दिए इंटरव्यू में कुछ बड़े खुलासे
सबूतों के साथ किए हैं। 1968 से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बीजेपी के सीनियर मोस्ट नेताओं में इनका नाम शुमार है। इन्होंने जो आज कहा है उसके क्या आयाम और परिणाम भविष्य में होंगे उसके बारे में भी तो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि इन्होंने सेना के शौर्य और भ्रष्टाचार पर बीजेपी की पोल पट्टी कैसे खोली। अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक सत्यपाल मलिक साहब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। इन्हीं के समय में ही आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जाता रहा और पुलवामा हमला हुआ जिसमें हमारे 40 बहादुर सीआरपीएफ के जवानों की जान चली गई। सेना के शौर्य की वीर गाथा गाने वाली भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है, ये खुद सत्यपाल मलिक साहब से सुनिए। CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा। खुद पीएम मोदी और अजित डोभाल ने ये कहा कि मलिक जी, आप प्रेस को या पब्लिक को ये मत बताइए कि हमारी कमी की वजह से ये हादसा हुआ है, आप चुप रहिए, इसका हम कुछ और ही करने वाले हैं। क्या करने वाले थे मोदी साहब इस इंसिडेंट का, सुनिए जरा। मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज़ है, वो हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। ये लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। बट यू, इतना ही नहीं, जब ये फाइनल हो गया कि सीआरपीएफ के सारे जवान बाई रोड ही जाएंगे, तो रूट फाइनल हुआ, उस पर सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं थी, उसकी शनाख्त अच्छे से नहीं की गई थी, बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। यानी कि हमने जानबूझकर दुश्मन को एक सॉफ्ट टारगेट दे दिया कि भैया आरडीएक्स लेकर आओ और जितना तुम्हारा मन करे उतने जवानों को, हमारे जवानों को उड़ा दो। और पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहाँ वो मिलती है वहाँ दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग, सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। नथिंग वाज डन। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम, कितने लिंक रोड थे अराउंड 8-10। 300 किलो आरडीएक्स लेकर एक कार 10 से 20 दिनों तक घूमते रही। आरडीएक्स से खचाखच फुल भरी हुई थी वो कार। इतना आरडीएक्स अंदर से अरेंज नहीं हो सकता। ये सच है कि ये पाकिस्तान से ही प्रोवाइड किया गया था, पर हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्या उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान से ये यहाँ पर कैसे आया और यहाँ से क्या कम्युनिकेशन वहाँ हो रहा है कि ऐसे ऐसे टारगेट को प्लान किया जा रहा है? 10 से 12 दिन तक वो कार 300 kg आरडीएक्स की लेकर घूमते रही। आप सोच सकते हैं। बट द शेमफुल थिंग वाज ऑन आवर पार्ट ऑल्सो, मैं भी गलती मानता हूँ कि वी कुड नॉट लोकेट, ए कार वाज रनिंग अराउंड इन द विलेजेस विद दैट काइंड ऑफ, उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम, लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में। हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये गाड़ी कश्मीर के गाँव में और कश्मीर के रास्तों पे रनिंग अराउंड उसी एरिया में घूम रही थी। कितने दिनों के लिए? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए a car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. रोड पर सुरक्षा प्रोवाइड न करना, इंटेलिजेंस का फेल्योर होना, सीआरपीएफ को जहाज न देना जिसके कारण उन्हें रोड से जाने के लिए मजबूर होना पड़े। कितना संयोग बन रहा है ना कि सारी की सारी चीज़ें एक ही साथ हो गई। ये तीनों लापरवाहियाँ अगर आप आज भी दोहरा देंगे तो हो सकता है आज भी उससे भयानक अटैक हो जाए। हमने हमारे जवानों को जानबूझकर मौत के मुंह में जाने के लिए मजबूर किया है, ये असल बात है। हमने आतंकवादियों को एक सुरक्षित रास्ता और टारगेट दिया कि भाई साहब आइए हमारे जवानों को मार डालिए।
आपकी स्क्रीन पर देखिए, मुंह देख रहे हैं मोदी साहब का। 40 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने एयरफोर्स स्टेशन पालम गए थे साहब। 40 बहादुर जवानों की शहादत का दुख झेल रही देश की जनता ने जब पीएम मोदी का ये उदासी भरा चेहरा देखा था तो हर कोई अंदर से और ज़्यादा टूट गया था। सबको ये लगा था कि मोदी साहब को इस घटना के बाद गहरा सदमा लगा है। पर जब आपको आज पता चल रहा है कि पुलवामा हमले के तुरंत बाद मोदी साहब ने J&K के गवर्नर को फ़ोन पर कहा कि आप ये मत कहिए कि ये हमारी वजह से हुआ है, हमारा फेलियर है, क्योंकि इसका कुछ और ही होने वाला है, और एंगल होने वाला है, यानी कि चुनाव में फ़ायदे के लिए इसको पाकिस्तान वाला एंगल देना है। क्या आप अब भी मोदी साहब को बहरूपिया कहने से हिचकिचाएंगे? उन्होंने जो अपने चेहरे पर उदासी दिखाई थी उसके क्या असल मायने हैं आप समझ रहे हैं? हमारे 40 जवान मारे गए यार, और इनको वहाँ भी ये पड़ी है कि पाकिस्तान को ब्लेम करके चुनाव में इसका फ़ायदा लेंगे। मतलब जवानों की शहादत पर भी आपको वोट चाहिए। 40 जवान शहीद हो जाते हैं इनके फेल्योर के कारण, और उस दुर्घटना को ये एक अवसर में बदलने की सोचते हैं उस दुख की घड़ी में। इस घटना के बाद चुनावी मंचों से मोदी ने कहा कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान की कई पुश्तें याद रखेंगी। इस देश का गोदी मीडिया कैसे चीख रहा था, अर्नब गोस्वामी कैसे चीख रहा था, आपको पता है ना? कैसे सब कुछ अरेंज था कि तैयार रहिए, इस समय पर इस एजेंडे के साथ ये कुछ सब कुछ चलाना है। और 40 जवानों की इस शहादत को एक बड़े मीडिया कवरेज के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? फर्स्ट टाइम वोटर्स का पहला वोट पुलवामा में शहीद हुए हमारे 40 वीर जवानों के नाम हो सकता है क्या? पुलवामा का बदला लेने के लिए की गई बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर पहला वोट हो सकता है क्या? क्या आपको क्रोनोलॉजी कुछ समझ आए कि और भी कुछ सबूत आपको चाहिए? सेना का शौर्य और राष्ट्रवाद इस सरकार के लिए बस वोटों तक ही सीमित है। इस बात को एक पर्ची पर लिखकर अपनी जेब में डाल लीजिए, ताकि जब भी जेब में हाथ जाए आप पर्ची को निकालकर बीजेपी के सेनाजीवी होने का प्रमाण देख सकें। अब आते हैं भाजपा के भ्रष्टाचार विरोधी चेहरे पर। न खाऊंगा न खाने दूंगा का ये नारा जब गूंजता था तो एक अलग ही जोश इस देश की जनता में भर जाता था। पर आज 9 साल से मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं। मोदी जी, आपने और आपके पूंजीपति मित्रों ने सब कुछ तो खा लिया, अब देश की जनता के पास हड्डी पसली बची है, उसको भी खा लो। देश की जनता को तो धर्म का इंजेक्शन लगाकर ऊपर से राष्ट्रवाद की सस्ती पुड़िया सुंघा दी गई है, वो तो बोलेगी नहीं। मैं एक पत्रकार की भांति बोल रहा हूं तो मुझे भी बीजेपी की ट्रोल सेना राष्ट्रवाद सिखाने आ जाएगी। आप मेरी मत मानिए, सत्यपाल मलिक साहब की तो मानेंगे ना। सुनिए कि ये चर्चा थी कि इसमें इन दोनों डील्स में 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। क्या मतलब इन्वॉल्व है? माने किसी को मिलना है। किसको मिलना है? अब वो मुझे नहीं पता किसको मिलना था, पर मिलना था। लेकिन मैं करता तो मुझे मिलता। आपको ही मिलता ना? मैं अगर करता तो मुझे मिलता जी। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि if you had agreed to the two schemes, one is the Hyderabad scheme which we haven't talked about because I think that went through, and the second was this insurance scheme which didn't go through. आपको दोनों के लिए कोई went through नहीं, वो भी कैंसिल हुई, ये भी कैंसिल, दोनों आपने कैंसिल की। हाइडल भी कैंसिल की जी। और आपको ये बताया गया था या किसी ना किसी तरह समझाया गया था? 150 रुपया है जी। इन दोनों में 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है, मतलब टोटल 300। और वो अगर आप अग्री करते स्कीम का, तीसरे दिन मिल जाता। तो 150 करोड़ यानी टोटल 300 करोड़ की रिश्वत के साथ रिलायंस और हाइडल कंपनियां जम्मू कश्मीर में इंश्योरेंस सेक्टर में घुसना चाहती थी। गवर्नर साहब की ऑफिस संभालते ही सबसे पहले इन्हीं फाइलों को रखा गया ताकि नए नए राज्यपाल साहब को कुछ समझ में ना आए और फाइलें पास हो जाएं। किसने रखी इसका कोई पता नहीं। राज्यपाल साहब ने फाइल पास कर दी थी, पर जब हकीकत का पता चला कि कश्मीरियों को तो भारी मात्रा में लूटा जाएगा
हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा लेना है तो सिर्फ घटिया अस्पतालों में सुविधाएं मिलेंगी, इसके बदले उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इन्होंने उन फाइलों को वापस मंगाया और रिलायंस और हाइडल दोनों के इंश्योरेंस प्लान को कैंसिल कर दिया। इन फाइल के कैंसिल होने के बाद जिस जिसको दर्द हो इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। रिलायंस की फाइल कैंसिल होने के बाद इनकी पैरवी करने राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पास उनके राजभवन में पहुंचे थे कौन? आरएसएस नेता राम माधव। सुनिए। You spoke about how Reliance Insurance wanted to open an insurance scheme in Kashmir. You said that Ram Madhav came to see you to get you to clear it. You said कि वो आपके घर आए थे 7 बजे सुबह। आपने ये भी कहा था कि मैंने तो उस समय तक नहाया भी नहीं था। नहाया नहीं था और मैं बिना नहाए मिलता नहीं हूँ किसी को। लेकिन आपको उनको मिलना पड़ा उस दिन। उनको मिलना पड़ा। राम माधव 7 बजे सुबह आए। हाँ। और उन्होंने आपको कहा था कि ये क्लियर करिएगा और आपका जवाब था, एंड आई एम कोटिंग यू, मैं गलत काम नहीं करूंगा। वो आपसे क्या गलत काम करवाना चाहते थे? मुझे वो ये बता दें क्या करने गए थे राजभवन में। राजभवन में वो गोहत्या पे बात करने गए थे या क्या करने गए, सिवाय इस इशू के। वो एक दिन पहले उसको हमने ख़त्म किया और ये सुबह सुबह आ गए। खैर मैं गया नीचे मिलने में, बताइए क्या हुक्म है। कहने लगे यार वो तुमने वो कर दिया क्या, इंश्योरेंस वाला मामला ख़त्म कर दिया क्या? मैं कहाँ कर दिया? कहने लगे चिट्ठी चली गई। मैं अभी पूछता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मुझे पता था कि चिट्ठी चली गई होगी चूँकि शाम को ख़त्म किया था हमने। तो उसने कहा चिट्ठी तो कल ही चली गई थी। तो राम माधव अपसेट हुए। कुछ समझ आ रहा है आपको? फाइल लंबाने की और अपडेट लेने जा रहे हैं आरएसएस वाले। तो सरकार कौन चला रहा है भाई? आरएसएस के नेता इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक पहुंचे हुए हैं, तो बाकी छोटे मोटे प्रोजेक्ट का तो जिक्र ही बेफिजूल का होगा कि वहाँ क्या होता है। क्या अडानी की सारी फाइलें क्लियर कराने के लिए भी आरएसएस वाले किसी का भी पेन पकड़ कर साइन करवा लेते हैं? तो क्या यही कारण है कि पीएम मोदी अडानी मामले में उफ तक नहीं कर सकते? बीजेपी का कोई भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है वो ये कह सके कि अडानी की जांच करा लो। 10,000 रुपये प्रति माह की नौकरी के लिए इस देश का युवा सड़क किनारे धूप में खड़ा रहता है और आरएसएस की चड्डी गैंग करोड़ों की फाइलें पास करा रही है। इससे भी ज़्यादा अच्छे दिन की उम्मीद आपको है क्या? अगर आप आस लगाए बैठे हैं तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के लोग हैं। Are you suggesting that in some way Mr. Modi is involved? मैंने ये कहा इसमें जो लोग ये इन्वॉल्व हैं ये सब मोदी जी के नज़दीक हैं। वन इज़ अंबानी, सेकंड राम माधव, तीसरा एक था जब भी मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने जाता था तो मुझे कहते थे उससे मिले कि नहीं तुम, हसीब द्राबू से। 2-3 बार तो मैंने कहा कि नहीं मिला। तो एक दिन मैंने खैर उसे बुला ही लिया। हसीब द्राबू जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे कश्मीर एग्जैक्टली, जो महबूबा की सरकार में जेके बैंक में भी थे। ये द बिग व्हीलर डीलर, नाउ ही इज फंक्शनिंग फ्रॉम बॉम्बे। तो उसने मुझे हसीब द्राबू मुझे मिलने आए तो फिर उसने कहा कि आपने हमारा हाइडल वाला कैंसिल कर दिया, चलो हम तो करा लेंगे कहीं से, ये उसने कहा। तो मैंने पीएम को जाके हसीब द्राबू साहब ने आपको कहा कि आपने हाइडल कैंसिल कर दिया लेकिन हम करा लेंगे। जी। और उनको शायद बाद में उन्होंने कहीं से करा भी लिया। तो मैंने पीएम को बोला, मैं कहा हसीब द्राबू से मिला मैं, आप कह रहे थे। तो कहने लगे क्या हुआ? मैं कहा वो तो दलाली का काम लेके आए थे। हाइडल इंश्योरेंस की जो दूसरी फाइल थी वो महबूबा मुफ्ती के फाइनेंस मिनिस्टर से जुड़ी हुई थी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उनको कैंसिल कर दिया। तो पता है उन्होंने क्या कहा? कि हम कहीं और से पास करवा लेंगे। कुछ घुस रहा है आपके भेजे में। मोदी के नज़दीकी कैसे इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, इसका खेल आपको समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा तो थोड़ी देर में और आ जाएगा। और क्या क्या भ्रष्टाचार के गुल खिलाए हैं सुनिए आप। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फ़ोन करके कहा सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। मैं आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फलां आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है और अल्टीमेटली 1 हफ्ते में मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया। तो मैं कैसे मानूं कि ये करप्शन के खिलाफ है? मैं कई केस बता सकता हूं। मैंने एक आदमी का केस बताया कि उसके ऑफिस से फ़ोन जाता है कि पीएमओ से बोल रहे हैं, फला मतलब जितेंद्र सिंह के यहाँ से, कि हमारे मिनिस्टर को कांटेक्ट करो।
तो मैंने कहा कि आपके ऑफिस का नाम इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने अमित शाह को कहा, अमित शाह ने मेरे से तस्दीक की। मैं कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और ये मतलब मुझे चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया, आप उससे पूछ लें। लेकिन जितेंद्र सिंह तो वही हैं जहाँ थे, तो मैं कैसे मान लूँ करप्शन से लेकिन ये दिक्कत है सच इनको। में अब आपको बताते हैं सत्यपाल मलिक के इस खुलासे के बाद होने क्या वाला है। ये सरकार न तो भ्रष्टाचार पर सही टिक पाई, ये ना परिवारवाद और जातिवाद पर टिक पाई, ना ही सेना के सूर्य पर ये टिक पाई। और अब जब भ्रष्टाचार का मुद्दा अडानी मामले में पहले ही फंसा हुआ है और उसके बाद आज सत्यपाल मलिक ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है, तो याद कीजिए राजीव गांधी के पीएम कार्यकाल को। इंदिरा गांधी की मौत के बाद मिली सहानुभूति से बम्पर सीटों के साथ 404 सीटों के साथ वो लोकसभा में चुनकर आए थे। पर क्या हुआ राजीव गांधी के साथ? उनकी ही सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने कांग्रेस से दूरी बनाई, कांग्रेस से इस्तीफा दिया और राजीव गांधी पर बोफोर्स तोप खरीदने में दलाली लेने के आरोप लगाए। सामान्य से दिखने वाले इस मुद्दे ने राजीव गांधी की कुर्सी छीन ली। भ्रष्टाचार के विरुद्ध वीपी सिंह के साथ इस देश की जनता इस तरीके से लामबंद हुई कि जहां से वीपी सिंह निकलते थे, सत्ता के बदलाव की बहार वो वहां छोड़ जाते थे। ठीक वैसे ही शुरुआत आज खुद बीजेपी से निकलकर आए दबंग नेता सत्यपाल मलिक ने कर दी। उन्होंने खुलेआम कहा है कि मोदी सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं किसान बिरादरी से आता हूं। किसानों के मुद्दे पर बोलने के बाद मेरी बिरादरी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति बढ़ी है। इस सरकार के नेता अपने घर से नहीं निकल पाएंगे, पब्लिक में नहीं जा पाएंगे अगर मुझे हाथ लगाया तो। और ये हकीकत भी है। इस घमंडी सरकार को किसानों ने ही घुटने टेकने पर मजबूर किया है। उसके पहले और बाद में ये सरकार किसी के आगे नहीं झुकी है। खैर, वीपी सिंह की तरह सत्यपाल मलिक जी को कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है इनकी, ये मुझे नहीं लगता कि होगी भी। पर इस मुद्दे को विपक्ष अब जिस तरीके से भुनाएगा वो मोदी सरकार की नींद हराम कर देगा। विपक्ष पहले से ही एकजुट हो चुका है। अडानी के भ्रष्टाचार का मामला पहले ही मोदी सरकार को एक बुरी स्टेज में लाकर फंसा चुका है। महंगाई ने कमर इस देश की जनता की तोड़ रखी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आय पहले से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घट चुकी है। आंकड़ों को बदलकर नए भारत की झूठी तस्वीर पेश करने का जो खेल है ना, वो अब जनता जान चुकी है। मीडिया को मुट्ठी में लेकर अपनी मर्जी से कुछ भी बुलवा लेते हो, इसको भी जनता ने परख लिया। सारे किए हुए वादे ऑलरेडी जुमले साबित हो चुके हैं। और उन सब के बीच 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। हवा आज 2023 में ही ऐसी चल रही है, तो जब वोट डालने का समय आएगा 2024 में, तो तूफान उठ चुका होगा। भ्रष्टाचार को इस देश की जनता ने कभी नहीं सहा है। अगर देश को विकल्प मिला, अच्छा विकल्प मिला, तभी की बात है, तो सारी चाणक्य नीति धरी की धरी रह जाएगी और चुनावी नतीजे कुछ और ही होंगे। इंतज़ार कीजिए, बदलाव का तूफान उठ चुका है। नमस्कार।